देखो, एक मजेदार खबर है। खबर और मजेदार? अरे जो कुछ भी खबरें हैं सब खट चुकी हैं। कुछ पढ़ना है ना, इश्तिहार पढ़ो। सुनो तो सही, भारतीय महिलाओं ने इतनी तरक्की की है, इस पर यकीन नहीं होता। लिखा है, कुछ दिनों से कलकत्ता शहर में एक अनूठी वारदात हो रही है। देखने में अच्छे घर की औरतें कभी अकेली या कभी 2 या 3 की जोड़ियों में मौका देखकर दोपहर को बाहर निकलती हैं। आमतौर पर दोपहर को मर्द काम पर निकल जाते हैं और घर की औरतें खाने के बाद एक झपकी नींद की तैयारी में होती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन है? हाँ, मैं सेल्स गर्ल्स। सस्ते दामों में चिकन का पेटीकोट ब्लाउज है, खरीदोगी? अंदर आओ। एक आवाज भी निकाली तो ठंडी कर दूंगी। चलो जल्दी, जेवर और पैसा निकालो, जल्दी चलो। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। ऐसी घटनाएं पहले भी कई मोहल्लों में हो गई है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो इसमें ताजुब होने की क्या बात है? औरतें तो दिन दहाड़े लूटमार करती रहती हैं। वाह, औरतें दिन दाड़े लूटमार करती है और तुम लोग सब साधु संत हो। अरे मैंने तुम्हें सुनाने के लिए नहीं कहा। मैंने कब कहा कि हम साधु संत हैं? लेकिन तुम औरतें भी कुछ कम नहीं। औरतों की बुराई करना तुम लोगों की आदत ही है। क्या किया है औरतों ने? ज्यादा नहीं, सिर्फ दिन दहाड़े डकैती। चलो मान लिया इन लड़कियों ने गलती की है, पेट की खातिर एक गलत काम किया है। और तुम लोग तो हर वक्त खून खराबा कर रहे हो। लड़ाई दंगा, हजारों लोगों की हत्या, वो सब कुछ नहीं। मर्दों के मुकाबले में औरतें कितनी हत्याएं करती हैं? देखो, औरतें जब तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती थी तब तो कुछ कर दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज आजादी के बाद पर निकल आए हैं, न जाने क्या क्या गुल खिलाएंगे। बंकिम चंद्र ने 100 साल पहले देवी चौधरानी की कहानी लिखी थी। उसमें भी देवी चौधरानी ने न जाने क्या क्या किया। अरे आज के जमाने में अगर देवी चौधरानी होती ना तो क्या खेल दिखाती, जरा सोच कर देखो। अरे जाओ जाओ, ये सब उल्टी सीधी बातें सुनाकर मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। सचमुच कितने उदाहरण दे सकते हो जिनमें औरतों ने खून किया हो? तुम्हें उदाहरण चाहिए? अच्छा, 2 महीने पहले वो औरतों के जेल खाने में औरत थी, क्या नाम था उसका? प्रमिला पाल। जेल के गार्ड का खून करके लापता हो गई। हाँ, 2 महीने पहले एक औरत ने खून किया और इस 2 महीने के अंदर तुम मर्दों ने कितने खून किए, इसका भी कोई हिसाब है? चलो ये देखो, आज के अखबार में ही देख लो, स्त्री जाति की बर्बरता का एक नमूना। किसी धोबी ने महिला की कीमती सिल्क साड़ी धोते समय उस पर खराश लगा दी। गुस्से में आकर महिला ने उसका नाक ही काट दिया। अब उसकी स्थिति गंभीर है, अस्पताल में है और बचने की कोई उम्मीद भी नहीं। बातें बनाने में तुम पूरे उस्ताद हो। तुम सब झूठे, चोर, डकैत और खूनी हो। अच्छा, हाँ। और तुम सब? लो, ये कौन अटका पड़ा है? पोस्ट तो नहीं होगा। चिट्ठी। अरे तो काफी भारी है। मुझे लगता है अपनी नई पब्लिशिंग कंपनी के लिए किसी ने कहानी भेजी है। कुछ और भी हो सकता है, खोल कर देखो। अरे इतने सारे पन्ने। किसी का प्रेम पत्र तो नहीं? प्रेम पत्र? लो तुम ही पढ़ो ना। लो पढ़ो, मैं सुनता हूं। अब सुनाओ। श्री व्योमकेश बख्शी के कर कमलों में सविनय निवेदन। मेरा नाम चिंतामणि कुंडू है। पुलिस मुझे खून के मामले में लपेटना चाहती है, इसीलिए लाचार होकर आपके शरण में आया हूँ। मैं खुद ही आपसे मिलता, लेकिन 3 साल से मुझे लकवा मार गया है। मेरा बाह्य हिस्सा पूरा शिथिल हो गया है। घर के अंदर थोड़ा बहुत चल फिर लेता हूँ, इसीलिए मजबूरन आपको पत्र लिख रहा हूँ। अरे पढ़ो ना, आगे पढ़ो। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरी अब उम्र करीब 57 साल की है। बीवी बच्चे नहीं हैं, सिर्फ 3 मकान हैं। एक मकान के 2 मंजिले में मैं रहता हूँ, बाकी सब किराए पर दे रखे हैं। एक नौकर है रमाधीन, वही मेरी देखभाल करता है।
मैं जिस मकान में रहता हूँ उसके ठीक सामने रास्ते के उस पार 2 छोटे छोटे मकान हैं, 1 मंजिला। इनको जुड़वा मकान कह सकते हैं। दोनों पास पास हैं। अरे पढ़ो पढ़ो, काफी दिलचस्प है। दोनों के बीच में एक रास्ता है जो इन मकान के पिछवाड़े के रास्ते पर जाता है। लकवा मारने से पहले मैं दलाली का काम करता था। काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी। भागदौड़ करना मुझे अच्छा भी लगता था, इसलिए मैं अब सारा वक्त रास्ते की तरफ की खिड़की पर बैठा रहता हूँ। रास्ते पर आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ। एक बायनोकुलर खरीद लिया है। बायनोकुलर से सामने के मकान के घरों के अंदर का हिस्सा भी नजर आता है। मेरे जुड़वा मकान के किराएदारों पर भी मैं नजर रखता हूँ। जो चल फिर सकते हैं वो सिनेमा नाटक देखते हैं। मैं खिड़की पर बैठा बैठा रोजमर्रा की जिंदगी देखता हूँ। आंखों पर दूरबीन लगाकर अंदर का दृश्य भी देखता हूँ। कितनी विचित्र चीजें देखी हैं, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। खैर वो जाने दीजिए, काम की बात पर आता हूँ। करीब 1.5 महीने पहले मेरे पास एक नौजवान आया। नमस्कार, नमस्ते। मेरा नाम तपन सेन है। आपसे कुछ काम है। आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या बात है। जो आपके सामने वाले जुड़वा मकानों में से खाली है, इसीलिए आया हूँ। अगर आप किराए पर दें तो। आप करते क्या हैं? अखबार के दफ्तर में काम करता हूँ। रात भर काम करता हूँ, दिन भर सोता हूँ। घर में और कौन कौन है? अभी नई नई शादी हुई है, मैं और मेरी पत्नी। बस आप 2 ही हैं? बच्चे भी नहीं हैं? चलो ये अच्छा है। बच्चे मकान को गंदा बहुत करते हैं। कोयले से दीवार पर उल्टी सीधी लकीरें खींचते रहते हैं। पिछला किराएदार ऐसा ही था। 4 बच्चे थे उसके जाने के बाद फिर से सफेदी करवानी पड़ी। नहीं, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक, ले लीजिए किराए पर, मुझे कोई एतराज नहीं। किराया 150 रुपया होगा। जी, मेरे लिए जरा ज्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, सजा सजाया घर है। बेड है, बिछोना है, कुर्सी टेबल है, कपबोर्ड है, ड्रेसिंग टेबल है। मेरा मतलब है सब कुछ है। आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। तब ठीक है। ये सब सामान भी तो बहुत जरूरी है। मैं घर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए चाबी। हाँ, ये लीजिए। अरे पहले मकान तो देख लेते। जी, मकान मैंने ले लिया है। अब तो ये देखना है कि कहाँ क्या सामान रखा है। ये लीजिए, 1 महीने का किराया। धन्यवाद। रसीद मैं भिजवा दूंगा। जी। वैसे कब आना चाहेंगे आप? जी, कल 1 तारीख है और मकान खाली पड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो आज ही सामान रख लूं? हाँ हाँ, जब जी चाहे आ जाइए। चाबी रखिए अपने पास। जी, धन्यवाद। उस दिन शाम को 6-7 बजे तक खिड़की के सामने वाले घर को ताकता रहा, लेकिन तपन अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। सुबह खिड़की खोलकर देखा कि वो लोग आ गए हैं। सदर दरवाजा खुला था। जरूर रात को किसी वक्त सामान लेकर आ गए होंगे। मैं उधर ही आग गड़ाए बैठा रहा। सुबह 9:30 के करीब एक युवती ने अंदर से दरवाजा बंद किया। सोचा सारी रात काम करने के बाद तपन सो रहा होगा। सुबह पत्नी रोजमर्रा की चीजें खरीदने बाहर गई है, लेकिन दोपहर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आई। वापस आई दिन ढलने के पहले, करीब 5 बजे। उसने मेन दरवाजे पर न दस्तक दी न पुकारा। सीधी दोनों मकान से बीच के गली से अंदर चली गई। पिछवाड़े दरवाजे से अंदर घुसी होगी। सोचा पतिदेव को नींद से नहीं उठाना चाहती होगी। रामादीन। जी बाबूजी। रामादीन, जरा सामने जा, नए किराएदार आए हैं। जाकर पूछना किसी चीज की जरूरत तो नहीं, और कुछ सामान वान मंगवाएं तो ला कर देना। जी और कहना मैंने भेजा है। ठीक। जा। नमस्ते, मेरा नाम शांता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सुविधा असुविधा की पूछताछ की। वैसे आपका घर बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। हमें बहुत पसंद आया। हमें आइए आइए, बैठिए। मुझे आप न कहिएगा, मैं तो आपकी लड़की के बराबर हूँ।
मैं ये कह रहा था कि कोई काम करने वाली या रसोईया चाहिए हो तो तुम्हारे लिए नई जगह है ना। नहीं नहीं, नौकर चाकर की कोई जरूरत नहीं, हम 2 ही लोग तो हैं, मैं सब संभाल लूंगी। चलो अच्छा है। आज तुम सवेरे सवेरे निकल गई थी और अब लौट रही हो, कहीं काम करती हो क्या? मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, चेतला के पास में लड़कियों का एक छोटा सा स्कूल है, वहीं पर पढ़ाती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, उनके लिए खाना भी बनाना है, दिन ढलते ही वो काम पर जाते हैं ना। नमस्कार। नमस्कार। तपन रात भर बाहर रहेगा, सुबह काम के बाद घर आएगा। इस तरह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कटने लगी। दिन गुजरते गए। उनकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। कभी कोई दोस्त मेहमान नहीं आता। सामने का सदर दरवाजा हमेशा बंद रहता है। सामने की खिड़की में हमेशा पर्दा लगा रहता है। अंदर की हल्की रोशनी भी करीब 8 बजे बुझ जाती है। ये दोनों नए किराएदार मुझे अच्छे ही लगे हैं। मेरी जिंदगी इन किराएदारों को लेकर है। ये लोग मेरे मकान में रहते हैं, किराया देते हैं, अपने अपने धंधे में लगे रहते हैं। जुड़वा मकान के दूसरे हिस्से में एक मद्रासी परिवार रहता है। 5-6 लोगों का परिवार है। उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं। सिर्फ महीना खत्म होने पर अपना भाड़ा देकर रसीद ले जाते हैं। लेकिन इस नए जोड़े ने मेरा मन मोह लिया है। एक दिन सुबह शांता हमारे घर आई। ये लीजिए आपका भाड़ा। अरे शांता, आओ आओ बैठो। तुमने क्यों तकलीफ की? आ जाता भाड़ा। तुम लोग कहीं भागे जा रहे हो। और वो तपन सो रहा है क्या? जी रात भर काम जो करते रहते हैं। ओ, ये रसीद मैं रामादीन के हाथ में भिजवा दूंगा। जी कोई बात नहीं। और रात को तुम बिजली की रोशनी नहीं जलाती, क्या बात है? वो दरअसल मेरी आंखें कुछ ठीक नहीं है, तो ज्यादा देर तक की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सर में दर्द होने लगता है इसीलिए। और उधर उनको भी रोशनी कुछ पसंद नहीं है, इसलिए उनके जाते ही दिया जला देती हूँ। आपने ये सब गौर किया है क्या? क्या करूं बेटी, मैं सारा वक्त इस खिड़की में ही तो बैठा रहता हूँ। हाँ आपकी भी बड़ी मुश्किल है, कहीं आ जा भी नहीं सकते। अगर बुरा ना माने तो मैं आ जाया करूंगी कभी कभी, आपको ऐतराज ना हो तो। क्या कह रही हो तुम? तुम आओगी तो मेरा भी वक्त कट जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों ही आओ, मेरी तरफ दावत रही। बोलो कब आ रहे हो? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कहूंगी उनसे, लेकिन वो तो इतना बिजी रहते हैं कि, और फिर बुरा नहीं मानिएगा, जरा मिलनसार नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे लिए यही क्या कम है कि तुम आ जाया करोगी। लो बातों बातों में तुम्हें चाय पूछना ही भूल गया। रामादीन। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, आप बिना बात नहीं परेशान होंगे। मैं तो बस यूं ही किराया देने चली आई थी। चलती हूँ, बहुत सा काम पड़ा है। अच्छा। फिर एक दिन आधी रात के बाद एक अजीब घटना देखी। क्या देखा? मैं करीब रात 9:30 बजे सो जाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे नींद नहीं आती। तब मैं रात भर एक तरह से जगा ही रहता हूँ। उस रात 12 बज गए, तब भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा 1 कप गर्म कोको पी लूं तो नींद आ जाएगी। मैंने खुद कोको बनाया। फिर एकाएक पता नहीं क्यों खिड़की को हल्का सा खोलकर देखा। सामने देखा, एक शाल ओढ़े एक अजनबी उस घर पर आया। रात के अंधेरे में जब पत्नी घर में अकेली है और पति घर पे नहीं है, एक अजनबी घर में आया है, आखिर मामला क्या है? शांता तो अच्छी लड़की लगी थी। एक बार सोचा खिड़की से देखता रहूं कब तक आदमी वहां रहता है, लेकिन कोको पीने के बाद कुछ नींद से आने लगी तो मैं जाकर सो गया। मरने दो, मुझे क्या पड़ी है। किराएदार की बीवी क्या कर रही है उसकी छानबीन की मुझे क्या जरूरत। इसके बाद शांता फिर एक दिन आई, इधर उधर की बातें करके चली गई। एक बार सोचा उस रात की बात बता दूं, फिर टाल गया, जरूरत क्या है। फिर परसों रात जो हुआ उससे मैं बिल्कुल घबरा गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी।
हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं 3/2 नीलमणि सरकार लेन से बोल रहा हूं। मेरे घर के सामने एक लाश पड़ी है जी, और उसका कत्ल किया है मेरे सामने वाले मकान के किराएदार ने। उसका नाम तपन सेन है और शायद इस वक्त घर में ही है। आप जल्दी आइए जी। 3/2 नीलमणि सरकार लेन। मैं चिंतामणि कुंडू बोल रहा हूं। मैं यहीं रहता हूं, यह मेरा मकान है जी। जी धन्यवाद। ए, तुम दरवाजा खटखटाना। तुम पीछे से देखो, मैं सामने से होके आता हूँ। आपका नाम चिंतामणि कुंडू है? जी आपने अभी टेलीफोन किया था? जी आपने आदमी का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ। आपका कहना है कि आपके किराएदार तपन सेन को खून करते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है? जी बिल्कुल। ये आपका बयान हम रिकॉर्ड करेंगे, उस पर दस्तखत कीजिएगा और फिलहाल यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आपके घर पर अभी पुलिस तैनात है। मैं सामने वाले मकान से होकर आता हूं। कोई मिला? नहीं सर, इस घर में इस औरत के अलावा और कोई भी नहीं है। क्या तुम्हारे पति का नाम तपन सेन है? जी। वो कहाँ है? उसके खिलाफ खून का आरोप है। मुझे नहीं मालूम। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ आया था, फिर कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम, मैं सो रही थी। वो पिछले दरवाजे से यहाँ आया था, कब गया? मैंने कहा ना, मैं सो रही थी। मैंने उसे नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं मालूम। यहाँ कोई औजार या संदेहजनक चीज मिली है? जी, खून में सना कुर्ता पैजामा और चादर मिली है, जो रसोई घर में रखी है। मतलब कपड़े बदलकर यहाँ से फरार हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। उस रात लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। दूसरे दिन पता चला मरे हुए आदमी का नाम विधुभूषण था। वर्धमान का पुलिस कर्मचारी था। छुट्टी में कलकत्ता आया हुआ था। तपन के घर आज भी पुलिस का पहरा है। उस रात से तपन गायब है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस वाले लगातार शांता को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। मैंने उसे गलत समझा था, उसके लिए मुझे अफसोस है। अब पता चला चादर लपेटकर आधी रात को तपन ही घर आता था। इधर मेरी हालत नाजुक है। तपन ने क्यों खून किया मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हर दिन नए नए पुलिस अफसर मुझे क्रॉस एग्जामिन करे जा रहे हैं। मैं लकवे का मारा हुआ इंसान, फिर भी पुलिस को शक है खून के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरा दोष यही है कि तपन मेरा किराएदार है और मैं हत्या का चश्मदीद गवाह हूँ। अब आपसे यही विनती है कि आप मुझे बचाएं। मेरी जान आफत में आ गई है। पुलिस शायद शक में मुझे हिरासत में ले ले। आप मेरी मदद कीजिए। मेरे पास रुपया है, मैं आपको आपकी मनचाही फीस दूंगा। बस यही मेरी कहानी है। जितनी जल्दी हो सके मुझे पुलिस के झमेले से बचाइए। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। इति चिंतामणि कुंडू। ओह, कितनी लंबी चिट्ठी है, गला सूख गया।
क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? मामला ही कुछ हंसने लायक है। श्रीमान चिंतामणि कुंडू एक बात में गलती कर बैठे हैं। रात को तपन के घर की बत्ती कितने बजे बुझती है, इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला? जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, अगर वो सच है तो चिंतामणि बाबू जरूर गलती कर बैठे हैं। एक और भी गलती कर बैठे हैं, लेकिन ऐसी गलती तो आमतौर पर आदमी कर ही लेता है। पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम एक काम करो, चिंतामणि बाबू को टेलीफोन करो। मैं? हाँ, कि मेरे काम में साथ नहीं दोगी? टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका नंबर ढूंढ के उनको फोन लगाओ। एक जरूरी सवाल का जवाब ढूंढना है। उनसे पूछना कि तपन के गले की आवाज कैसी थी। वाह, अरे बहुत ही अहम सवाल है। और कुछ पूछना है? नहीं, इसी से काम चल जाएगा। और कहना कि परेशान होने की जरूरत नहीं, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जल्द ही उनके पास आ रहा हूँ। मन तड़पत हरिदम। चिंतामणि बाबू, मैं व्योमकेश की पत्नी बोल रही हूँ। अभी अभी आपकी चिट्ठी मिली। वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। जी, वो अहम सवाल है, तपन की गले की आवाज कैसी थी? जी, गले की आवाज। हाँ, धन्यवाद। चिंतामणि बाबू ने कहा कि वो तपन से सिर्फ एक ही बार मिले हैं। जहाँ तक उन्हें याद है, तपन की आवाज साधारण सी थी, मतलब पतली सी, भारी नहीं। हाँ, पतली ना, भारी नहीं। फिर तो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ वो तो बिल्कुल ठीक है। तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन चिंतामणि बाबू की आवाज भी तो पतली है, भारी नहीं। आवाज से क्या होता है? इसमें ताजुब होने की क्या बात है? अरे वो तो लकवे के शिकार है, ऊपर से पुलिस का डर, आवाज तो पतली होगी ही। अच्छा, मैं निकलता हूँ, मामला निपटा कर घर वापस आ जाऊंगा। दोपहर को साथ खाना खाएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा? बिन गुरु ज्ञान। अरे रामादीन, दरवाजा खोल दे, ब्योमकेश बाबू आए हैं। नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए ब्योमकेश बाबू। आपको इधर आते देखते ही मैं पहचान गया था। पहले ये बताइए क्या लेंगे, चाय, कोको, ओवल्टीन? फिलहाल कुछ नहीं, आप ये बताइए, आज आपके पास पुलिस आई थी? नहीं आएगी, आई थी। इंस्पेक्टर एक बार झपट कर मेरी तरफ आता है और दूसरी बार सामने वाले मकान में शांता की तरफ झपट कर जाता है। एक ही सवाल को 50-50 बार पूछता है। ये लकवा कब से मर गया है? सीढ़ी उतर सकते हो कि नहीं उतर सकते? ये बाइनाकुलर काहे को रखी हुई है? तपन सेन को किराए पर मकान क्यों दिया है? इन सवालों का जवाब देते देते तो मेरी जबान थक गई है। अब आप ही मुझे बचाइए ब्योमकेश बाबू। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मैं केस के इंस्पेक्टर से मिल लूं। क्या वो यहाँ आने वाले हैं? लो, आ गए। अरे एके रे, ब्योमकेश बाबू, आप तहकीकात कर रहे हैं? चिंतामणि बाबू, हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। क्यों, आसामी पकड़ में आया? अभी नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चिंतामणि बाबू के मकान में खून हो गया है, किराएदार ने खून किया है। पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए मुझे बुला भेजा है। ब्योमकेश बाबू, जरा आप देखिए। ब्योमकेश बाबू, आपकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए आप अगर इस केस में हाथ डालना चाहेंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप चिंतामणि कुंडू की मदद ना करें। मुझे यकीन है कि चिंतामणि और उसका नौकर इस हत्याकांड से अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि खूनी कौन है? खून तपन ने ही किया है, लेकिन ये बुढ़ा भी इसमें शामिल है। अगर बुढ़ा इसमें शामिल है तो फिर ये क्यों कह रहा है कि तपन ही खूनी है? अरे यही तो उसकी चाल है, तपन को पकड़वाकर खुद बचना चाहता है। मिस्टर एके रे, आप इस केस को समझ नहीं पाए? हाँ? क्या मतलब? वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जिस छुरे से वार किया गया, वो छुरा क्या आपको मिला? नहीं, तपन उसे लेकर भाग गया है, लेकिन खून के दाग लगे हुए कपड़े मिले हैं। तपन कपड़े बदल कर भागा हुआ है।
और कुछ मिला? हाँ, एक संदूक है यहाँ। उसे हमने अभी तक खोला नहीं। उसकी चाबी तपन लेकर भाग गया है। शांता से सवाल जवाब करने से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। यही 4 महीने पहले उनकी शादी हुई। अपने पति के काम के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे तो सब कुछ मालूम है कि खूनी कौन है और इस वक्त खूनी असामी कहाँ है, ये भी मालूम है। अरे, जानते हैं तो बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? आप तो बेबुनियाद उल्टे सीधे नतीजे पर पहुंचे हैं ना कि चिंतामणि बाबू ही इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। खैर, वो सब जाने दीजिए। खूनी कहाँ है बताइए जल्दी। वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। आप मुझे पहले तपन के घर ले जाइए और शांता से मुझे 2-1 सवाल करने हैं। आपने तो काफी पूछताछ की होगी ना, मैं सिर्फ 2 सवाल करूंगा। हाँ हाँ, जरूर कीजिए। लेकिन खूनी का पता लग जाएगा। आप बस उस मकान में चलिए और खूनी को पकड़ने के लिए तैयार रहिए। क्या कह रहे हैं आप? क्या तपन सेन घर में आकर अपने आप को समर्पित करेगा? अरे वो न सही, लेकिन घर में उसकी पत्नी तो है। ये क्या बात हुई? पति के अपराध में क्या उसकी पत्नी को पकड़ेंगे? अब कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात तो है। ये पहलू मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तपन ने खून किया है क्योंकि वो आदमी शांता की तरफ आकर्षित हुआ था और शांता उसकी तरफ। हाँ, वाह क्या सूझबूझ है आपकी। चिंतामणि बाबू, आप फिक्र मत कीजिए, हम सामने के मकान से अभी होकर आते हैं। बस 1-8 घंटे में गुत्थी सुलझ जाएगी, फिर आकर आपके साथ चाय पीते हैं। आइए। देख रहा हूं चारों तरफ पुलिस खड़ी है। चोर के भागने के बाद पुलिस होशियार हो जाती है। लेकिन अपराधी के भागने के बाद पुलिस को तैनात रखना, ये मेरी समझ में नहीं आया। खूनी पकड़ा जाएगा ना। अच्छा, सामने के दरवाजे और पिछवाड़े के दरवाजे को छोड़कर भागने का और कोई रास्ता है? नहीं। चलिए पीछे जाकर देखते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, शांति के पास रहिए, मैं जरा गुसलखाने और रसोई का चक्कर लगा लूं। जी। क्या है? क्या बात है? आपके वहां एक छोटा संदूक मिला है, उसमें क्या है? वो मैं इंस्पेक्टर को बता चुकी हूँ। उसमें मुझे नहीं मालूम क्या है। चाबी मेरे पति के पास रहती है। हाँ, हमने उस संदूक का ताला तोड़ने का भी फैसला किया है। बहुत अच्छा किया। उसमें बहुत सामान मिलेगा, चोरी का माल, दोपहर की डकैती के गहने वगैरह। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पति क्या दाढ़ी नहीं बनाते हैं? घर में कोई दाढ़ी बनाने का सामान नहीं देखा मैंने। वो बाहर सलून में दाढ़ी बनवाते हैं। अच्छा ये बात है। बड़े अनोखे आदमी आपके पति। बाहर नाई से दाढ़ी भी बनाते हैं, घर में चप्पल नहीं पहनते, घर में क्या नंगे पांव घूमते हैं? वो उनकी चप्पल टूट गई थी तो नई खरीदी नहीं अभी तक। घर में मेरी चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप दोनों के पैर का माप एक जैसा है? जी, करीब करीब एक जैसा ही है। वाह, बड़ी सहूलियत है फिर तो। मुझे तो लगता है आप दोनों पति पत्नी का काफी कुछ एक जैसा है। ब्योमकेश बाबू, वो खूनी कब? बस आप तैयार रहिए, शांता से आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। चिंतामणि बाबू ने बताया था कि आपके गाल पर एक तिल है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कहाँ गया वो तिल? वो तिल नहीं, मेरे गाल पे तो कोई तिल नहीं है। चिंतामणि बाबू को कोई गलतफहमी हुई होगी। बड़ी होशियार औरत हैं आप। हर सवाल का जवाब है आपके पास, लेकिन इस सवाल का क्या जवाब है? ये रहा आपका खूनी असामी और ये रहा खून करने का अस्त्र।
चिंतामणि बाबू ने कहा था कि तपन सेन। तपन सेन नाम का कोई शख्स नहीं है तो ये बेमिसाल शांता सेन। रात को तपन सेन बनती है और दिन को शांता सेन। साक्षात अर्धनारीश्वर मूर्ति। अरे बहुत पहुंची महिला है। ये मत सोचना कि इन्होंने सिर्फ विधुभूषण का खून किया है। अरे 2 महीने पहले वर्धमान जेल के गार्ड को मारकर ये वहां से भाग गई थी। अब इनका असली नाम पता क्या है? आप पुलिस के आदमी हैं, फरार कैदी का नाम धाम तो आप ही जान सकते हैं। इसका नाम है प्रमिला पाल। इसने अपने पति को जहर देकर मार दिया था, जिसके लिए इसे उम्र कैद हुई थी। 2 साल सजा भुगतने के बाद जेल के गार्ड का खून करके ये वहां से भाग निकली और भागकर यहां आकर खुद ही पति और पत्नी बनकर छुप गई। फिर उस रात वर्धमान के पुलिस कर्मचारी विधुभूषण ने इसे पहचान लिया, इसका पीछा किया और फिर यहां इसी मकान के सामने इसने उसे मार डाला। क्योंकि ये वो ना करती तो विधुभूषण इसे पकड़ लेता। ये है इस महिला की कहानी, ठीक है ना? हाँ ठीक ही लगती है। गणेश, हथकड़ी लाओ। आपकी चिट्ठी पढ़ते ही मुझे कुछ खटका सा लगा। आपने तो कभी दोनों पति पत्नी को एक साथ देखा ही नहीं था। दूरबीन होने के बावजूद घर के अंदर का भेद कभी जान ही नहीं पाए। मर्द आपके पास एक बार आया था, लड़की कई बार। क्यों? दोनों हमेशा सामने के सदर दरवाजे से आते जाते नहीं थे, पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते थे। क्यों? लड़की की आवाज पतली थी, मर्दों जैसी भारी नहीं। क्यों? शक नहीं होता कि कुछ गड़बड़ है? संक्षेप में मामला कुछ यूं है। प्रमिला पाल जब जेल से भागी तो उसे 2 चीजों की जरूरत पड़ी। एक तो अपना हुलिया बदलना, दूसरा रोजगार। उसने अपने बाल कटवाकर लड़कों जैसे बाल रख लिए। अब दिन दहाड़े चोरी चकारी करने के लिए नारी वेश का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने एक बढ़िया विलायती नकली बालों का जूड़ा खरीदा, यानी कि विग। बस उसकी दोहरी जिंदगी शुरू हो गई। उसने आपसे मकान किराए पर लिया। अब क्या होता है कि बड़े शहरों में बहरूपिया बन के रहना तो बहुत आसान है। पड़ोस में कौन कहां है, क्या काम करता है, किसी को परवाह नहीं। उसने गौर किया कि आप हमेशा खिड़की के पास ही रहते हैं, आपके पास हमेशा दूरबीन होती है। वो सचेत हो गई। उसने घर पर कब्जा किया रात के समय, जब आप सोए थे। किसी को पता नहीं चला कि एक जन आया था या 2। बस उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई। सवेरे वो लड़की का रूप धारण किए पढ़ाने के बहाने घर से निकलती, दिन भर में चोरी चकारी करके शाम को वापस लौटती। रात को फिर मर्द के लिबास में घर से निकल पड़ती, आपको धोखे में रखने के लिए। बिजली की बत्ती बुझाकर वो दिया जलाकर रख छोड़ती है। जब दिया का तेल खत्म हो जाता तो दिया अपने आप ही बुझ जाता। आप समझते कि शांता बत्ती बुझाकर सो गई है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि बत्ती हमेशा तपन के घर से निकलने के पहले ही बुझती थी। फिर रात को जब आप सो जाते तब वो वापस आती, चादर ओढ़े हुए। चादर शायद वो अपने ओवरकोट में छुपा लेती होगी। आपने जब बताया कि वो चादर ओढ़े आपने उसे देखा है, तो मैं तो यही समझ बैठा कि प्रमिला पाल का कोई गुप्त प्रेमी है। बस इसी तरह काफी देर तक चलता रहा, लेकिन फिर वो मुसीबत में आ पड़ी। वर्धमान के पुलिस कर्मचारी विधुभूषण यहां कलकत्ते आए हुए थे। उन्होंने किसी तरह प्रमिला पाल को देख लिया, लेकिन मर्दों के लिबास के बावजूद उन्होंने इसे पहचान लिया और उसका पीछा किया। बस वो घबरा गई। उसने शायद कोशिश की होगी कि उन्हें झांसा देकर कहीं भाग निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब उसे लगा कि वो उन्हें चकमा नहीं दे सकती तो उसने आप तो जानते आगे क्या हुआ। लेकिन एक बात है, विधुभूषण को मारने के बाद प्रमिला घर से भागी क्यों नहीं? आपने उसे भागने का वक्त कहां दिया? उसे क्या पता कि आप उसे खिड़की से खून करते हुए देख लेंगे। उसने तो सोचा था कि बड़े आराम से अपने गहने, जेवर, कीमती सामान लेकर भागेगी। लेकिन हाँ, ये तो वो जानती थी कि घर के सामने लाश है, पुलिस भी आएगी, इसलिए ज्यादा समय बिता नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस तो हत्या के 5 मिनट के अंदर ही वहां पे आदम की। उसने अपने नकली बाल लगाए और लड़की बन गई।
लेकिन जल्दबाजी में गाल पर तिल लगाना भूल गई। लेकिन वो गाल पर लाल तिल लगाती क्यों थी? भाई दोनों लिबासों में कुछ अंतर तो लगे ना। लड़का सज धज कर, काले चश्मे, मूछें, लड़की सजकर, नकली बाल, गाल पर तिल। अच्छा मैं चलता हूं। एक मिनट। अरे ये एक छोटी सी रकम है, इसे रख लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। सुन मेरे प्यार। अभी वक्त मिला है घर आने का। कह गए थे दोपहर को घर आओगे खाना खाने। अरे तुम्हें तो मालूम है देर हो जाती है, लेकिन खाना जरूर खाऊंगा। तुम सब मर्द एक तरह के हो। तुम औरतें भी कुछ कम नहीं।